तो 48 घंटे बीत चुके हैं खूनी संघर्ष को, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा सवाल ये कि आखिर वहां की पुलिस, राजस्थान की पुलिस क्या कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से दिनेश शर्मा मौजूद हैं और साथ ही जगदीश नारायण शर्मा कांग्रेस नेता मौजूद हैं। सबसे पहले दिनेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा सवाल ये, 48 घंटे बीत चुके हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं, लेकिन गृह मंत्री जिम्मेदारी भरे पद पर हैं। वो कहते हैं कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। कहां तक हम जिम्मेदारी समझे सरकार की, अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं? ठीक है भैया। देखिए, सरकार पूरी तरीके से सचेत है और सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई का नतीजा ये है कि वहां पर घटना के, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के घटित होने के बाद में शांति व्यवस्था कायम है और लोग अपने परिवारों में वापस लौट रहे हैं। सरकार की सख्ती का नतीजा ये है कि निश्चित रूप में एक प्रक्रिया है लोगों का पता लगाना। जो लोग दोषी हैं, दोनों पक्षों के 27 लोग नामजद हैं और उनकी जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। और 200 लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अभी तक एक की गिरफ्तारी नहीं। को भी जल्दी सरकार गिरफ्तार करेगी। नहीं, 200 लोगों को आरोपी बनाया गया दिनेश जी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं। सवाल तो ये है ना कि इस वक्त बीजेपी सरकार, एक की गिरफ्तारी मैं आपसे एक की बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से सचेत है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और ये दो पक्षों का 15 साल पुराना, 16 साल पुराना ये विवाद है जो कोर्ट में भी चल रहा था। इसको वृहत जातीय संघर्ष में परिवर्तित करना या इसको कहना मैं समझता हूं उचित नहीं है। दो लोगों का आपसी विवाद ने विकट रूप धारण किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना की घटित होने के बाद में सरकार का पहला प्रयास ये है कि वहां शांति व्यवस्था कायम हो और लोगों का आपस में विश्वास कायम हो। जगदीश जी, जो दिनेश शर्मा कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आपने अपनी बात रखी सर। और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तारी के लिए पूरी तरीके से सरकार ने प्रयत्न किए हैं जी। और जगदीश जी, और एक की गिरफ्तारी भी हुई है जी। आप कह रहे हैं कि एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है जगदीश जी, जो तर्क दिनेश शर्मा दे रहे हैं कि जिस तरह से इसे उछाला जा रहा है वो तरीका ठीक नहीं है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या ऐसा है कि दो लोगों का ये झगड़ा है जो इतना बड़ा बन गया, वो इसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कर लिया। ठीक है जगदीश शर्मा जी, आवाज आ रही है आप तक? तो शायद आवाज उन तक नहीं जा रही। हेलो जी जगदीश जी, आवाज आ रही है? वहाँ भी जगदीश शर्मा जी है। कहना चाहूंगा कि जो संघर्ष होता है ये पक्ष और विपक्ष दोनों का कर्तव्य होता है। जी जगदीश जी, आवाज आ रही है आपके पास मेरी? ये पक्ष और विपक्ष का दोनों का कर्तव्य है कि वहां पर शांति व्यवस्था के लिए लगे। हाँ, आ रही है। जी, मेरा सवाल आपसे ये, आपने अभी दिनेश जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जिस तरह से रखा जा रहा है वो ठीक नहीं है। ये दरअसल 15 साल पुराना मामला है जो यहाँ तक आया। ये दरअसल दो व्यक्तियों की लड़ाई थी जो इतनी बड़ी बन गई। आप सहमत हैं इससे? ये दो व्यक्तियों का झगड़ा नहीं है। जब पूरा गांव 3 बार शामिल हो गया तो मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन क्या कर रहा था। जब 500 आदमी एक जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने कलेक्टर तक को ज्ञापन दे दिया तो इस खेत को तुरंत कुड़क करना चाहिए था। 151 की कार्रवाई करके दोनों ग्रुप को हिरासत में लेना चाहिए था। इनको शांति व्यवस्था के लिए पाबंद करना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि प्रशासन पूर्णतया फैल रहा है और प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए झूठी कहानियां बनाकर ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो भी घटना हुई ये पूर्णतया दुखद है और इसमें हमारे नागौर जिले का सामंजस्य भी खत्म हुआ है और शांति व्यवस्था भी बिगड़ी है। और उसके बाद भी आज तक कोई भी सुरक्षा नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि अजमेर में वो जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। यहाँ उनके खेत पर 4 पुलिस वाले खड़े नहीं है जहाँ पर घटना कारित हुई है। तो ऐसे में लगता है कि प्रशासन यहाँ पूरा फेल हुआ है और पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर दोनों इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। जब गांव वालों ने और मेघवाल समाज के व्यक्तियों ने
दोनों ने गुहार की प्रशासन से और उनके सामने ये संघर्ष की परिस्थितियां थी, तो समय रहते ये कदम उठा लेते तो इतना बड़ा जघन्य अपराध मेरे दिनेश जी, हिसाब से नहीं होता। बड़ा सवाल है कि जो मेघवाल समाज था उन्होंने गुहार लगाई थी पुलिस से, ये इसे वक्त रहते रोका जा सकता था। आपने भी अपने बयान में अभी ये कहा कि 15 साल पुराना संघर्ष, अगर 15 साल पुराना ये संघर्ष था तब तो और एहतियात बरते जाने चाहिए थे। देखिए, न्यायालय में विवाद चल रहा था और राजस्थान में एक प्रक्रिया है कि तमाम जगहों के विवाद जो है पंचायतों के द्वारा सुलझाए जाते रहे हैं, और पंचायतें जब होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि विवाद सुलझाए जाएंगे। ये आकस्मिक घटना घटी है और मेरा ये अभिमत है कि विपक्ष को इन दो वर्गों के बीच के जो संघर्ष है उसको जातीय संघर्ष के रूप में प्रचारित करके लोगों के बीच में आपसी वैमनस्य फैलाने से बचना चाहिए। अगर पंचायत में ये मामला सुलझने वाला था, मेरी बात सुनिए सर, मेरा एक सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर पंचायत में ये मामला सुलझने वाला था तो फिर वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? जब सभी पक्ष मिलकर कार्रवाई करें कि लोग अपने घरों पर वापस लौटे। देखिए, जैसे सरकार को ये पता लगा कि ये इस प्रकार की घटना घटी, भारी मात्रा में फोर्स वहां पर लगाई गई और अब इसका नतीजा ये है कि वहां पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है और लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। मेरा सवाल, जो नामजद हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे, बाकी किसी को परेशान न किया जाए अनावश्यक रूप से जो गलत तरीके से। इसकी भी पूरी कोशिश है कि लोगों में सही तरीके से बात का पहुंचे और इस विवाद का जो दुष्परिणाम है वो लोगों को अन्य लोगों को न भुगतना पड़े। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा राजस्थान में क्यों है? वहां पर हमारे दिनेश शर्मा जी, मेरा सवाल, पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं सर, आपने पहले भी यही बात दोहराई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि दरअसल देश में दलितों का, मेरा सवाल आपसे ये है कि देश में दलितों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा राजस्थान में ही क्यों है? अगर हम आंकड़ों को उठाकर देख लें तो आंकड़ों में भी आपको यही मिलेगा कि पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर है दलितों के उत्पीड़न के लिहाज से। ऐसा क्यों? पार्टी सरकार का पूरा प्रयत्न रहता है कि सभी जाति और सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा ही ये है कि सबका साथ सबका विकास। वो छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं जो स्थानीय स्तर पर घटित हो जाती हैं, जिनका कोई सीधा संबंध सरकार से नहीं होता। और मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं कि राजस्थान की पूर्व व्यवस्था में इस प्रकार की जो अवधारणाएं नीचे स्तर पर रही हैं कि वहां पर राजशाही व्यवस्थाओं के बीच में कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें वर्गों के बीच में अविश्वास हो जाता था समय समय पर। लेकिन बीजेपी सरकार ने आने के बाद में इन विभिन्न वर्गों के बीच में विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है और मुझको लगता है कि जल्दी हम इसमें सफल होंगे कि लोगों को जाति व्यवस्था से मुक्ति मिले। 2013 के दिसंबर की शुरुआत में आपकी सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक कोई बदलाव नहीं आया और कांग्रेस के कार्यकाल में भी यही था। कांग्रेस और बीजेपी को अगर एक तराजू पर रखे तो दोनों एक जैसे नजर आते हैं। 2013 के अगर आंकड़े उठा के देखें तो दलितों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ, ये आंकड़े कहते हैं। और अभी भी वही सिलसिला चलता आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस में परिवर्तित नहीं करना चाहते। देखिए, कांग्रेस के समय ही ज्यादातर जातीय संघर्ष हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। आप कह रहे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन ये राजनीति आप कर रहे हैं अपने बयान में ही, ये राजनीति आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और नागौर की घटना किसी से छिपी नहीं है, खूनी संघर्ष हुआ, 3 लोगों को कुचल दिया गया ट्रैक्टर से। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की कानून व्यवस्था इस वक्त राजस्थान में